हेलो फ्रेंड्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस से भी रिलेटेड है उससे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सबके सब नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी डिफेंस लाइन से ही हमने लिए हैं। स्पेशली ये जो पेपर है वो एयरफोर्स के ही सैंपल पेपर से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ में जो आने वाले एग्जाम्स है, अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, इसके भी पर्पज से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस का भी वहां पे एक बहुत बड़ा रोल है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग ये मॉक टेस्ट है 20 क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हवा का एक बुलबुला किस कारण पानी में चमकीला नजर आता है। मतलब जब पानी के अंदर कोई बुलबुला बनता है तो ऊपर से देखने पे वो चमकीला नजर आता है, तो किस वजह से। पहला है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, दूसरा है परावर्तन, इसका मतलब रिफ्लेक्शन, फिर विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस तरीके के फिनोमिना को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले रंग से रंग दिया जाए तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक, मतलब उसके आकार पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो लेंस है, अगर हम उसका आधा पार्ट कलर कर देते हैं या लेंस को हम आधा कट कर देते हैं तो उससे इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसकी तीव्रता कम हो जाती है। इमेज जहां बन रहा होता है, जिस साइज का बन रहा होता है वैसे ही बनता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कैसे बढ़ती है, मतलब ताप वृद्धि के साथ किस हिसाब से परिवर्तित होता है। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अचालक है, इंसुलेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ इंसुलेटर में ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो हमारा सही आंसर होगा एक समान रहेगी। अगला है, विद्युत अपघटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि जो धारा होती है, वैद्युत धारा, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड। क्लियर। तो यानी हमारा यहाँ सही आंसर होगा एनोड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस एयरफोर्स के मॉडल पेपर से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार प्रतीत होगा। तो देखिए जब कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ता है, और जब कोई लिफ्ट नीचे आती है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। तो हमारा आंसर होगा ज्यादा। ठीक है, अगला है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। देखिए यहाँ पे 4 मात्रक दिए हुए हैं और हम चारों मात्रक की यूनिट को डिस्कस करेंगे कि ये जो यूनिट्स है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं। जैसे सबसे पहला है वेबर, तो वेबर है वैद्युत फ्लक्स का। फिर है हेनरी, तो हेनरी ही है स्वप्रेरकत्व का। ठीक है, उसके बाद ओम, तो ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यानी प्रतिरोध की। और टेस्ला जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, आपको पूरी बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्यूरी बिंदु नियत होता है। तो क्यूरी बिंदु किसका नियत होता है, तो क्यूरी बिंदु होता है लौह चुंबकीय पदार्थों का। ठीक है, क्यूरी बिंदु जो वो ताप होता है, क्यूरी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौह चुंबकीय तत्व पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है यानी अनुचुंबकत्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा लौह चुंबकत्व पदार्थ। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 100/f यानी 100/20। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 5D। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कांच से हवा में जाने पर किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। तो देखिए कांच से हवा में जाने पर क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं, तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण वह न्यूनतम कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा लाल। क्यों, क्योंकि लाल रंग के लिए जो
अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि स्रोत तथा प्रेक्षक के की दूरी यदि ध्वनि स्रोत प्रेक्षक की ओर गति करे तो आभासी आवृत्ति पे क्या फर्क पड़ता है, यानी आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से किस हिसाब से परिवर्तित होती है। तो देखिए, पहला ये डॉपलर इफेक्ट चैप्टर से ही है। डॉपलर इफेक्ट में क्या बताया गया है कि जब कभी स्रोत और श्रोता के बीच कोई गति होती है तो जो आवृत्ति होती है वो बदली हुई प्रतीत होती है, इसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब अगर स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है तो उस केस में आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होती है, और अगर स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है तो आवृत्ति कम प्रतीत होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अधिक। क्यों? क्योंकि ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है। अब देखिए, यहाँ पे ऊर्जा की बात की है। अगर यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो वो भी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 931 जूल दिया है, जो कि सही आंसर नहीं है। हमारा सही आंसर होगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मोल का आयतन नहीं होता है। तो हम जानते हैं एक मोल का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर। तो ये यानी 44.6 लीटर है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताप प्राप्त करना संभव नहीं है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 आर। तो हमारा सही आंसर देखिए, यहाँ पे जो 0 के होता है इसको परम शून्य ताप कहते हैं और इसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आंसर 0 के भी हो सकता है या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही आंसर होगा 0 के। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने उसी सेट से लिए हैं जिससे अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेकोमीटर से हम क्या नापते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट और उनसे क्या क्या चीजें मेजर करते हैं, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है ऊंचाई। तो ऊंचाई हम पहले किससे मेजर करते हैं, एल्टीमीटर से। फिर अगला है घूर्णन, तो घूर्णन को ही मेजर किया जाता है टेकोमीटर से। ठीक है। गहराई फेदोमीटर से। क्लियर? अगला है, दोलन करते हुए लोलक के माध्य स्थिति में होती है। तो देखिए, माध्य स्थिति जब किसी लोलक को, आप सरल लोलक के बारे में जानते होंगे, ऐसा ही दिखता है। तो जब दोलन करते हुए लोलक को माध्य स्थिति से हटाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और जब उसको छोड़ दिया जाता है तो माध्य स्थिति में आने पर वही स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा सिर्फ गतिज ऊर्जा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, आसमान के नीले रंग का क्या कारण है। तो हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, वो सही इसका आंसर क्या होगा, प्रकीर्णन। ठीक है, यानी स्कैटरिंग। तो हमारा सही आंसर है प्रकीर्णन। अगला है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो देखिए, ऊष्मागतिकी के मुख्य 3 नियम थे, शून्यवा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। ठीक है। शून्यवें नियम में केवल तापीय साम्यावस्था की बात की गई है, जबकि प्रथम नियम में आंतरिक ऊर्जा की बात की गई है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से गिरते हुए पिंड की कौन सी ऊर्जा नियत रहती है। देखिए, ऊपर से अगर कोई पिंड गिर रहा होगा तो उसकी जो ना तो देखिए, जब हम किसी पिंड को ऊपर से छोड़ते हैं, ठीक है, तो नीचे आने पर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। तो हमारा सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम की नई परिभाषा में किस नियतांक का उपयोग किया गया। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये 2019 में ही इसको किया गया है कि जो 1 किलोग्राम की एक जो डेफिनेशन थी, अब उसको बदल करके उसमें एक नए कांस्टेंट को शामिल किया गया है। वो कांस्टेंट कौन सा है, प्लैंक कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट या क्यूरी कांस्टेंट। तो हमारा सही आंसर होगा प्लैंक कांस्टेंट, यानी स्मॉल h, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी
वीडियो का पीडीएफ चाहिए या इससे रिलेटेड क्विज चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस लर्न हो गए हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।